दोस्तों, आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि इसराइल का हिस्ट्री क्या है और कैसे ये कंट्री आज की पोजीशन तक पहुंची। अगर आपको मिडिल ईस्ट का इशू कंफ्यूजिंग लगता है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के एंड तक पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। ब्रिटानिका +1। सबसे पहले एक बेसिक बात, जिस एरिया को आज हम इजराइल, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक और गाजा के नाम से जानते हैं, वो बहुत पुराने टाइम से अलग अलग एम्पायर्स के कंट्रोल में रहा। ये जगह ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस तीनों के लिए रिलीजियसली इंपॉर्टेंट रही है, इसलिए यहां लैंड को लेकर इमोशन भी बहुत स्ट्रांग है। मॉडर्न स्टोरी को समझने के लिए हमें 1800s के एंड से स्टार्ट करना होगा। यूरोप में बहुत से ज्यूज को डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस फेस करना पड़ रहा था, इसलिए एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे ज़ायनिज्म कहा गया। इस मूवमेंट का गोल था कि ज्यूज का एक नेशनल होम हो और उनमें से कई लोग पैलेस्टाइन एरिया में सेटल होने लगे। उस टाइम ये रीजन ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया और ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन एरिया का कंट्रोल ले लिया अंडर अ मैंडेट सिस्टम। इसी पीरियड में ज्यूज और लोकल अरब पॉपुलेशन के बीच टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों ही इस लैंड पर अपना हक समझते थे। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2 और हॉलोकॉस्ट। नाजी जर्मनी ने मिलियंस ऑफ ज्यूज को मर्डर किया और उसके बाद दुनिया भर में जूइश स्टेट बनाने के सपोर्ट में बहुत सिंपैथी बढ़ गई। इसके बाद पैलेस्टाइन में जूइश इमिग्रेशन और भी बढ़ी और अरब जूइश टेंशन और इंटेंस हो गई। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान दिया। इस प्लान के हिसाब से पैलेस्टाइन को 2 स्टेट्स में डिवाइड करना था, एक जूइश स्टेट और एक अरब स्टेट। जूइश लीडरशिप ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब साइड ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि यह अनफेयर है। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। इसके तुरंत बाद इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक जैसे अरब स्टेट्स ने अटैक कर दिया और हुई, और एंड में इजराइल सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया बल्कि यूएन पार्टीशन प्लान से ज्यादा टेरिटरी कंट्रोल करने लगा। यहीं से पैलेस्टीनियन ट्रेजेडी भी बहुत डीपली जुड़ी हुई है। 1941 वॉर के दौरान बहुत सारे पैलेस्टीनियंस अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए या निकाल दिए गए। पैलेस्टीनियंस इस इवेंट को नकबा यानी कैटास्ट्रोफी के नाम से याद करते हैं। इसी से रेफ्यूजी इशू शुरू हुआ जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। अब नेक्स्ट बिग टर्निंग पॉइंट आया 1967 में, जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। इस वॉर में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूसलम और गोलन हाइट्स जैसे एरियाज पर कंट्रोल ले लिया। यह इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज का इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट लार्जली इसी ऑक्यूपेशन और टेरिटरी इशू के अराउंड घूमता है। उसके बाद कई वॉर्स और क्लैशेस हुए। 1973 का वॉर हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ अरब कंट्रीज ने इजराइल के साथ पीस भी की। इजिप्ट ने पीस ट्रीटी साइन की, जॉर्डन ने भी लेटर रिलेशंस नॉर्मलाइज किए। मतलब सब अरब कंट्रीज एक ही लाइन पर नहीं रही, लेकिन पैलेस्टीनियन इशू खत्म नहीं हुआ। वेस्ट बैंक और गाजा में पैलेस्टीनियंस अपने अलग स्टेट की डिमांड करते रहे। हमास नाम का ग्रुप बना जो इजराइल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और मिलिटेंसी के लिए नोन हुआ। 2005 में इजराइल ने गाजा से अपने सेटलमेंट्स और ट्रूप्स हटा लिए, लेकिन 2007 में हमास ने गाजा पर कंट्रोल ले लिया। उसके बाद इजराइल और इजिप्ट ने गाजा पर ब्लॉकआउट लगा दिया और फिर कई राउंड्स ऑफ फाइटिंग हुए। 2008, 2012, 2014, 2021 और फिर सबसे बड़ा एक्सप्लोजन 2003 में हुआ, ब्रिटानिका +2। 7 अक्टूबर 2003 को हमास ने इजराइल पर डेडली अटैक किया। इसके बाद इजराइल ने गाजा में लार्ज स्केल वॉर शुरू की और कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव फेज में चला गया। इसी वॉर ने इजराइल को आज की ग्लोबल पोजीशन में ला खड़ा किया है, एक मिलिटरीली पावरफुल स्टेट, लेकिन साथ ही ह्यूज इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, रीजनल टेंशन और पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन के बीच। तो सिंपल वर्ड्स में समझो, इजराइल ऐसे ही सडनली नहीं बना। पहले जूइश होमलैंड का आइडिया आया, फिर ब्रिटिश रूल, फिर यूएन पार्टीशन, फिर 1948 वॉर, फिर 1967 में और ज्यादा लैंड कंट्रोल, फिर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हमास का राइज।
और फाइनली गाजा वॉर ने आज के क्राइसिस को और इंटेंस बना दिया। आज इसराइल स्ट्रांग है मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल अलायंसेस के हिसाब से, बट साथ ही उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी का फियर, पैलेस्टाइन का अनरिजॉल्व्ड इशू और दुनिया भर में उसकी इमेज को लेकर शार्प डिवीजन। इसीलिए इसराइल को समझना सिर्फ एक कंट्री को समझना नहीं, बल्कि हिस्ट्री, रिलीजन, वॉर, माइग्रेशन और पॉलिटिक्स सबको एक साथ समझना है। अगर आप चाहो, मैं अब इसी स्क्रिप्ट का मोर इमोशनल वायरल वर्जन बना सकता हूं, जिसमें हुक, पॉजेज, ड्रामेटिक लाइंस और बेटर रिटेंशन स्टाइल हो।